खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। महिला को झांसा देकर भतीजे ने 15 लाख रुपए और 14 तोला सोना चांदी के पार, कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। शातिरों ने चुराया लाखों के तेजाब से भरा टैंकर, पुलिस ने पुन्हाना से बरामद कर एक को दबोचा। गोल्ड मेडलिस्ट बालिका पहलवान के व्यथित पिता ने लौटाए गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट। जाजोदा गांव की निकिता को स्टेट टूर्नामेंट में भागीदारी से रोकने के हैं आरोप। और जन सुनवाई के लिए सर्किट हाउस में लगा जमावड़ा, वन मंत्री के सामने बिजली, पानी और तबादलों सहित सुनाए कई दुखड़े। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। महिला को झांसा देकर उसके रिश्तेदार ने बैंक से लाखों की नकदी निकाल ली, साथ ही करीब 14 तोले सोने चांदी के जेवरात भी लेकर फरार हो गया। वहीं कोतवाली पुलिस ने अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह ने बताया कि परिवादी चंद्रकांता शर्मा ने रिपोर्ट करवाई है। महिला ने बताया कि उनके देवर का लड़का चेतन शर्मा उसके पास रहता था। झांसे में लेकर वह बैंक गया और यहां महिला के साइन करवाकर करीब 25 लाख रुपए निकाल लिए। इसके बाद नकदी और करीब 14 तोला सोना चांदी लेकर फरार हो गया। कोतवाली पुलिस ने अब आरोपी चेतन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आज एक वृद्ध महिला है चंद्रकांता शर्मा, उम्र है जिसकी 95 साल। वो वृद्ध महिला अकेली रहती थी, तो उसका देवर का लड़का चेतन शर्मा उसकी सेवा पानी करने के लिए उसके पास रहता था। जो उसके साथ उसको बैंक अपने साथ बैंक में ले जाकर के करीब 25-30 लाख रुपए उसके खाते से निकलवा लिए और उसके घर में रखे जेवर 12-13 तोला करीब वो लेकर चला गया, जिसको आज गिरफ्तार किया है। क्या नाम पता है इसका? इसका नाम है चेतन कुमार शर्मा, पुत्र श्री विजय कुमार, जाति ब्राह्मण, उम्र 59 साल, निवासी शिवपुरा केडलगंज अलवर। कब की घटना है ये घटना है 2024 की। अच्छा, तो ये जो जिसके पास में रहता था क्या लगती थी ये? इसकी ताई लगती थी। ताई? तो और कोई नहीं थे क्या उनके? नहीं, उसके जो एक बेटा तो बाहर रहता है, एक बेटा एक्सपायर हो गया, काफी वृद्ध है, अकेली। तो ये क्या वही रहता था उनके साथ? ये उसका पड़ोसी है, देवर का लड़का है। अच्छा। आए दिन हो रही चोरियों की कड़ी में अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित जीवन धारा हॉस्पिटल के पास तेजाब से भरा एक टैंकर चोरी हो गया। टैंकर में करीब 6 लाख रुपए कीमत का तेजाब भरा हुआ था। ट्रक ड्राइवर चंचल सिंह ने बताया कि वह कंपनी से तेजाब भरवाकर टैंकर को बुधवार रात अपने घर के पास खड़ा कर गया था। उसे सुबह करीब 4 बजे टैंकर को लेकर बहरोड के पास केसवाना स्थित एक कंपनी में पहुंचना था, लेकिन जब वह सुबह टैंकर के पास पहुंचा तो पता लगा कि वाहन चोरी हो चुका है। ड्राइवर ने तुरंत ट्रक मालिक को इसकी सूचना दी, जिसके बाद गुरुवार सुबह NAB थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। वहीं टैंकर में GPS लगा हुआ था, जिसकी लोकेशन हरियाणा के पुन्हाना क्षेत्र में सामने आई। इस आधार पर अलवर पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से वहां से टैंकर को बरामद कर लिया। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी उसके नाम का खुलासा नहीं किया है। वहीं टैंकर में से करीब 3 लाख रुपए कीमत का तेजाब गायब है। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है कि तेजाब कहां और किसे बेचा गया। गौरतलब है कि तेजाब एक ज्वलनशील पदार्थ है। पिछले अरसे में एसिड अटैक की घटनाओं के बाद इसकी बिक्री को लेकर कई मानक भी लागू किए गए थे। वहीं अलवर से चुराए गए वाहन से भारी मात्रा में तेजाब गायब होने की गहन जांच की जरूरत है। राज्य स्तरीय गोल्ड मेडलिस्ट निकिता को स्टेट टूर्नामेंट में जाने से रोकने के आरोप सामने आए हैं। ऐसे में इस खिलाड़ी के आक्रोशित पिता ने सभी मेडल खैरतल तिजारा कलेक्टर के सामने लौटा दिए। यह मामला किशनगढ़ बास क्षेत्र के जाजोदा गांव की होनहार पहलवान निकिता जाटव से जुड़ा हुआ है। वे राज्य स्तरीय कुश्ती एवं जूडो गोल्ड मेडल विजेता हैं। आरोप है कि उन्हें ब्यावर अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में ले जाने से रोक दिया गया। इसे लेकर जाजोदा सीनियर स्कूल की 2 महिला शिक्षिकाओं पर जातिगत भेदभाव के आरोप भी लगे हैं। बाद में निकिता बामुश्किल अपने पिता के साथ ब्यावर पहुंची। अब इस खिलाड़ी के परेशान पिता श्रीचंद जाटव ने खैरतल जिला कलेक्टर को निकिता के सभी राज्य स्तरीय गोल्ड और सिल्वर मेडल, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी लौटा दी है। साथ ही इंसाफ की मांग उठाई है।
यह राज्य स्तरीय टूर्नामेंट करीब 11 माह पहले हुआ था, लेकिन अधिकारियों ने शिकायत के 11 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। आक्रोशित पिता ने कहा कि उनकी बेटी ने मेहनत से राज्य स्तर तक का सफर तय किया, लेकिन जाति के नाम पर उसे अपमानित किया गया। इसके अलावा निकिता के एसआर रजिस्टर में काटछांट कर दी गई और एससी छात्रवृत्ति भी विद्यालय स्टाफ द्वारा नहीं दी गई। ये निकिता जाटव जो पहलवान है, जो ये नेशनल खेली है, इसके लिए हम न्याय ये चाहते हैं जो इस बच्ची के साथ जो स्कूल में किया गया है, जो मैडम ने, वो अन्यथा किसी और के साथ ना हो। तो इसके लिए हम न्याय चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए, उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के बात की जाए। जो प्रशासन भी करे कि भाई इस लड़की के साथ इतना व्यवहार किया है, इसके साथ मैडम गई नहीं है, या ये जातिवाद है इसलिए नहीं गई, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान रख के इस पर कार्रवाई की जाए। 1 साल पहले की बात है, मेरी बच्ची जाजौरी स्कूल में पढ़ती थी, तो स्कूल जो टूर्नामेंट होता है उसके लिए ब्यावर गई थी। ब्यावर में जिस मैडम की ड्यूटी लगाई थी वो मैडम उसके साथ नहीं गई। नहीं जाने के कारण हमको वहाँ बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो साथ में उसकी बच्ची की चाची गई थी, इस कारण हमको वहाँ रात में करीब 8 बजे उस बच्ची को एडमिशन मिला वहाँ कुश्ती में हमको। और यहाँ आने के बाद भी सभी के मतलब व्यवहार सही नहीं थे बच्चे के प्रति, तो उस कारण मैंने यहाँ पहले भी यहाँ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन हमारी जो शिकायत थी उस पर अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हम परेशान होकर फिर हम दोबारा आए हैं अब यहाँ पर। कहाँ पर शिकायत कराई थी? शिकायत पहले हमने किशनगढ़, क्या नाम था उसका, शकुंतला मीना जी थी, उनके पास दी थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से ली थी। और यहाँ भी आए थे हम, कलेक्टर ऑफिस यहाँ भी आए थे, यहाँ भी हम ज्ञापन दे के गए थे, उसकी फोटोकॉपी भी हम लेके आए साथ। मतलब भेदभाव इतना हो गया कि जो एसआर रजिस्टर होता है ना, उसमें भी काटा फांसी कर रखी है। एसआर रजिस्टर सबका क्लियर, उसमें काटा फांसी कर रखी है। मेरे को दिखा नहीं रहे थे, वो तो कैसे देख लिया मैंने, सिग्नेचर करवा रहे थे साइड में, तो मैंने देख लिया, बदल के मैंने देखा सारा एसआर रजिस्टर कटा हुआ था। उस स्कूल में और भी बच्ची है क्या? हाँ, बहुत है बच्ची। तो इसी बच्ची को नहीं लिया गया? गेम में तो यही है। अच्छा, गेम में यही है। प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान सिर्फ आम जन ही नहीं, भाजपा कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचे, जबकि कई वरिष्ठ नागरिक अपनी परेशानियों को लेकर अधिकारियों के सामने गुहार लगाते दिखे। इस दौरान कालाकुआं निवासी हरीश कालरा ने मंत्री को बताया कि वे पिछले 7 महीने से नगर निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नाली निर्माण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर शिकायत के दौरान मंत्री संजय शर्मा के सामने ही कमिश्नर हंसते हुए नजर आए, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी दिखी। इसके अलावा बिजली, पानी और नाला निर्माण सहित कई समस्याओं को लेकर परिवादी जन सुनवाई में पहुंचे और समाधान की मांग उठाई। मैं हरीश कालरा 2/354 कालाकुआं का निवासी हूँ। सामने देखो। मेरे पड़ोसी कुलदीप माथुर ने अपनी नाली को 7 इंच ऊंचा उठा लिया, जिसकी एप्लीकेशन मैंने 15 मई 2025 को व्हाट्सएप से कमिश्नर साहब को सूचना दी, फिर पत्र व्यवहार किया। 7 महीने से एक 77 साल का सीनियर सिटीजन चक्कर लगा रहा है, और वो सब पैसे से सेट हो जाते हैं नीचे वाले, और ऊपर वाले कमिश्नर साहब थे। अभी भी मैं उनके सर्किट हाउस में भी मिला तो वो हंसने लग गए। और फिर कल मैं एक्शन से मिला तो एक्शन कहता है अब कमिश्नर चेंज हो गया, अब नई फाइल लगाओ। मैंने कहा नई फाइल क्यों लगाएं? बोला वो नहीं, ये नए आ गए थे, अपने हिसाब से देखेंगे। तो मैंने अभी अच्छा, जो 26 तारीख को जो ऑफ सर्कस पे प्रोग्राम हुआ था सफाई अभियान का, उस दिन मैंने भूपेंद्र जी यादव साहब को भी दिए थे लेटर, संजय शर्मा जी को भी दिया, कलेक्टर महोदया को भी दिया। वो सब लेटरों का वहाँ कोई पता नहीं चलता। और अब जो ऋतिक है वहाँ का अतिक्रमण का प्रभारी, वो गया वहाँ जाब्ता लेके, कहता आज 3 बजे तुड़ा दूंगा। थोड़ी देर में मेरा पड़ोसी बाइक लेके चला गया और मामला सेट हो गया। फिर अभी 2 दिन पहले मेरे पीछे वाले पड़ोसी 355 नंबर वाले ने भी अपना 7 इंच नाली 6 इंच नाली को ऊंचा कर लिया और पीछे से नाली को बंद कर दिया। तो ये हाल है इनका। नगर निगम वाले कोई नहीं सुनते। कब से चक्कर लगा रहे हो आप? मैं 15 मई से चक्कर लगा रहा हूँ, इस साल से ही? हाँ जी, 7 महीने, और मेरी एज 77 साल है। तो मुख्य समस्या क्या है? नाली की है। नाली ऊंची कर ली तो पानी जाएगा नहीं ना, मेरा पानी कहाँ जाएगा? और पीछे वाले ने ऊंची कर ली, उसका पानी तो मेरे पास आएगा ना, मेरी नाली में। उधर जन सुनवाई में पानी, बिजली, सड़क और शिक्षकों के स्थानांतरण सहित कई मुद्दों पर नागरिकों ने अपनी परेशानियां साझा की। मंत्री शर्मा ने प्रत्येक फरियादी की बात सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को
तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि जन सुनवाई में सबसे अधिक परिवाद शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़े सामने आए। इन्हें गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शिवाजी पार्क में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर मंत्री शर्मा ने कहा कि उन्होंने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से बात की है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि चोरों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। उधर खैरतल तिजारा जिले से जुड़े मुद्दे भी जन सुनवाई में उठे, जिन्हें लेकर हिदायतें दी गई। जन सुनवाई में मुख्य समस्या आज जो आई वो ट्रांसफर को लेकर के थी। ट्रांसफर और विशेष रूप से शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो हमारे शिक्षा कर्मी हैं या प्रधानाचार्य हैं, उनके स्थानांतरण कईयों के अलवर जिले से बाहर हो गए, कई अलवर जिले से बाहर कार्यरत हैं, तो वो अलवर जिले में आ रहे हैं, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा अभी बहुत बड़ी सूची प्रधानाचार्यों की, उसके बाद संशोधित सूची जारी करी। जिनका उसमें नाम नहीं आया वो बड़ी मात्रा में अपनी एप्लीकेशंस लेके आए थे। कुछ वार्डों से जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उसमें विशेष रूप से जैसे अंबेडकर नगर में एल ब्लॉक है, वहां पानी की समस्या को लेके आए थे। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पानी की लाइन डली हुई नहीं है लेकिन कॉलोनी बस गई है, पट्टे यूआईटी ने दे दिए हैं, वहां मेरे द्वारा अभी बोरिंग भी कराई गई है। उनका ये कहना था बोरिंग तो हो गई है लेकिन लाइन डल जाए तो जल्द से जल्द लाइन डल जाए, मिलान हो जाए। एक दो जगह ऐसा था जहां पानी की बोरिंग जो थी उसमें पानी कम पड़ा है, उसको गहरी करने के लिए वो मांग को लेकर आए थे। और विशेष रूप से कुछ जगह सड़कों की मांग को लेकर आए थे। जन सुनवाई के दौरान मेरे साथ आज नगर विकास न्यास, नगर परिषद, नगर निगम और जलदाय विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे। कुछ समस्याओं का निस्तारण हमने हाथ की हाथ कराया। एक समस्या और आई थी, क्योंकि अभी कुछ समय से लगातार 15-20 दिन से अलवर शहर में विशेष रूप से चोरी की वारदातें बढ़ी हैं और अलग अलग थानों से संबंधित परिवादी जिन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई थी उसमें वो परिवादी भी आए थे। उसको लेकर के मैंने संबंधित डिप्टी एसपी या संबंधित थाना अधिकारी को निर्देशित किया है। दूसरा, अलवर ग्रामीण से संबंधित जो हमारा अकबरपुर का थाना है या मालाखेड़ा का थाना है या लक्ष्मणगढ़ थाने में संबंधित कुछ बेटियां जो चली गई थी घर से, उनकी मिसिंग की रिपोर्ट को लेकर के जो बरामद नहीं हुई, उनके परिवारजन आए थे। उसको लेकर के मैंने संबंधित एडिशनल एसपी ग्रामीण और संबंधित थानोदारों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द जो बेटियां गई हैं उनको ला करके परिवार को सौंपें और जो चोरियां हुई हैं वो जल्द से जल्द खुले भी और माल बरामद हो। एक जगह से जो शिवाजी पार्क की चोरी के बारे में जानकारी मैंने जब डिप्टी एसपी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि चोर पकड़ लिए गए हैं और जल्दी ही हम उसका खुलासा कर देंगे। तो वो जो परिवादी आए थे वो बड़े खुश होके भी गए। मोटा मोटा इसी प्रकार की समस्या थी। जो जयपुर से संबंधित समस्या है, जो अलग अलग राज्य सरकार के मंत्रियों से या विभागों से संबंधित समस्या है, उसका निस्तारण संबंधित मंत्रियों को पत्र लिख के किया जाएगा। और जो जिला स्तर की समस्या है, विशेष रूप से हमारे जो खैरतल तिजारा जिला है उसकी भी कुछ समस्याएं आई थी, वो संबंधित जिला कलेक्टर या संबंधित पुलिस अधीक्षक अधिकारियों को पत्र लिख करके उन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। और वहीं होटल व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों ने वन मंत्री संजय शर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। होटल संचालकों ने बताया कि विवाह समारोह और छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को होटल व्यवसाय पर प्रतिबंधों के कारण परेशानी हो रही है। उन्होंने आग्रह किया कि होटल संचालन एवं कन्वर्जन की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप पारदर्शिता के साथ की जाए। वन मंत्री संजय शर्मा ने इस दौरान कहा कि नियमों का पालन करने वाले होटल व्यवसायियों को राहत देने पर सकारात्मक विचार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटन राजस्थान के राजस्व का प्रमुख स्रोत है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि वन क्षेत्र और पर्यटक स्थलों पर गुणवत्तापूर्ण होटल सुविधाएं विकसित हों। वहीं सरिस्का सहित प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ने से पर्यटकों का रुझान बढ़ रहा है। वन मंत्री ने माना कि प्रदेश के कई हिस्सों में पानी की समस्या बनी हुई है। बड़ी संख्या में बोरिंग करने के बावजूद कई क्षेत्रों में एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग और जिला प्रशासन इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और आगामी परियोजनाओं पर तेजी से काम होगा। क्योंकि राजस्थान में जो बहुत बड़ी स्कोप है वो टूरिज्म को लेकर के है और पर्यटन ही आने वाले समय में राजस्थान को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। साथ ही साथ हमारा जो राजस्व के इकट्ठा करने का जो मुख्य स्रोत होगा वो पर्यटन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि राजस्थान में विशेष रूप से जो वन्य क्षेत्र हैं, चाहे वो हमारे टेरिटोरियल हो या वाइल्ड लाइफ हो, वहाँ अच्छे होटल और अच्छे रिसोर्ट्स बने। उसको लेकर के भी राज्य सरकार प्रयासरत है।
और हमारी प्राथमिकता होगी कि जो होटल्स जिनके ऊपर कल सीलिंग की कार्रवाई की गई है, यदि वो नियम में आएंगे, तो हमने आज जो मेरे से मिले थे मैंने उनको भी आग्रह किया है कि आप उसको कन्वर्जन की कार्रवाई को आप संबंधित विभाग में एप्लीकेशन लगाएं, और नियम में हुआ तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास ये रहेगा कि उन होटलों को जो उनके नियम है, विशेष रूप से होटल बिजनेस के लिए या कमर्शियल गतिविधियों के लिए यदि वो कन्वर्ट हो सकते हैं, तो प्रयास ये रहेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि राजस्थान में होटल के व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट हो, जिससे आने वाले पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं मिले। चूंकि अलवर सरिस्का विशेष रूप से 50 बाग हमारे पास है और आने वाले समय में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी होने की पूरी समस्या है, तो यहाँ देश भर का पर्यटक आएगा, तो हमें अच्छे होटल्स की भी आवश्यकता है, और ऐसे पर्यटक स्थलों के वहाँ जाने वाले जो पर्यटक हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले, उसकी भी आवश्यकता है। तो आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि ये होटल भी चलें और नियम में, या आप इसको कन्वर्ट करा करके, या और जो बड़े होटल्स के ग्रुप हैं वो भी आए, जिससे हमारे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। राज्य सरकार काम कर रही है और मेरा ये मानना है कि आने वाले 5 या 6 वर्षों में हमको ईआरसीबी का पानी जयसमंद के अंदर मिलने लग जाएगा, क्योंकि डोंगरी बांध से वो पानी आने वाला है और डोंगरी बांध में अभी कुछ ग्रामवासी वहां पे विरोध कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार के अधिकारी और राज्य सरकार के मंत्री उन ग्रामवासियों से भी बात करेंगे और उनके हितों की रक्षा करते हुए वहां डोंगरी बांध बने, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। एक खुशखबरी और है कि बीसलपुर से अलवर शहर में पानी लाने के लिए हमने माननीय सिंचाई मंत्री आदरणीय सुरेश रावत जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था। अब मुझे बताते हुए खुशी है कि जो एसीएस हमारे सिंचाई विभाग के हैं अभय कुमार जी और हमारे माननीय मंत्री सुरेश रावत जी ने भी हमको आश्वस्त किया है, और उस योजना पर भी सिंचाई विभाग बहुत तेज गति से काम कर रहा है। लगभग डीपीआर बनने का काम शुरू होने वाला है और आने वाले समय में बीसलपुर का पानी भी अलवर जिले को और अलवर शहर को मिले, उसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। आपने अलवर में भी होंगे। देखिए, अलवर की स्थिति आज इस प्रकार की हो गई है क्योंकि 50 बाघ, बाघिन और शावक है, और हमारे अधिकारियों का ये कहना है कि अब अलवर में स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि हमको बाहर से टाइगर या टाइगर्स लाने की आवश्यकता हो। फीमेल के लिए अभी, क्योंकि इधर आपका जो सदर वाला क्षेत्र है जहाँ आपका ऑफिस है, वहां पे जो बाघिन है वो बहुत उम्र दराज हो चुकी है, उसके लिए हो सकता है कि हम रणथंभौर से एक बाघिन लाएं, लेकिन जीन पूल की समस्या को देखते हुए अभी 2 टाइग्रेस विशेष रूप से मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी में लाई जा रही है। 5 टाइग्रेस और 1 मेल टाइगर लाने की अनुमति हमको मिली है। 5 टाइग्रेस बाहर से आएंगी, उसमें पहली टाइग्रेस रामगढ़ विषधारी में हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जो माननीय स्पीकर लोकसभा आदरणीय ओम बिरला जी के प्रयासों से हमको सेना का हेलीकॉप्टर उपलब्ध हुआ है, और आदरणीय भजन लाल जी की संवेदनशीलता और वन्य क्षेत्र के प्रति उनकी सकारात्मक रूप को देखते हुए मध्य प्रदेश का जो पेंच अभयारण्य है वहां से हमको पहली बाघिन रामगढ़ विषधारी के लिए आने वाली है, और संभवतः क्योंकि सेना का जो हेलीकॉप्टर है उसकी ट्रायल उतारने की आज 2-1 दिन के अंदर हो जाएगी, और वन विभाग मध्य प्रदेश ने उस टाइग्रेस को लोकेट कर लिया है, जिस टाइग्रेस को यहाँ भेजेंगे। आने वाले समय में उसको ट्रैंकुलाइज करके उसके गले में एक रेडियो कॉलर डाला जाएगा। जैसे मान लीजिए इन्होंने कहते हैं कि रत्न विलास का पूरा कन्वर्जन हो गया, किस आधार पे हुआ? एनओसी वन विभाग ने क्यों दे दी इनको, और को क्यों नहीं दे पा रहा वन विभाग? और देसी ठाठ में भी कुछ बोल रहे हिस्सा कन्वर्जन है, क्यों दे कन्वर्जन हो गया? हाँ सर, ऐसा भी बताते हैं कुछ का, वो इन्होंने करा है पांचाल ग्रुप के पास थी सर, बताते हैं ऐसा, तो उनका कन्वर्जन पूरा हो गया 4 बीघा का, क्यों कर दिया भाई? उसका वन विभाग पहाड़ के लगती हुई जमीन है, फिर उसको एनओसी वन विभाग ने किस आधार पे दी है? और हम काफी दूर बैठे हैं तो हमें क्यों नहीं दे सकता? डिमांड ये है कि उनको एनओसी दी तो हमें भी एनओसी दे वन विभाग। कन्वर्जन वन विभाग के बिना तो होगा नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। या यूआईटी करा ले सालाना, जो भी कुछ भी, हमें तो चाय पकौड़े तो बेचने दे, छोटे वाले हैं उनको कुछ तो करने दे। कहाँ बच्चे रहते हैं, परिवार रहता है, उनको तो बंद कैसे करेंगे? सब पैसे वाले फर्म है, बड़े ग्रुप हैं, मोटा पैसा है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। पैसे वालों के आगे हम जैसों की क्या चलेगी?
आज आपके आगे हम बोल रहे हैं, आपने हमसे पूछा, हम आपको जवाब दे रहे हैं। सरकार के लिए बराबर सब होता तो हम जैसा की तरफ सुनती। हमें देखती कि हम छोटे दुकानदार हैं, चाय पकौड़े मैगी बेचने वाले हैं, ये कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर। तो कृपया हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। वो कौन कौन से होटल्स हैं जो नदी में बने हैं, उसमें बंद नहीं किया? देसी ठाट है मेन तो, वही है नदी में तो बना हुआ, और नटनी हेरिटेज भाव क्षेत्र में था, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं है, बंद है कार्रवाई। हाँ, ये गोल्डन वैली है एक, और फतेहगढ़ है जो नमन बाग के नाम से चल रहा है फिलहाल में, और सरदार का है वन्य विलास, ये चल रहे हैं सर। सब ऐसा तो मुझे कोई ज्ञात नहीं इनके बारे में, पार्टनरशिप के बारे में। अब ये तो प्रशासन जाने और प्रशासन का काम जाने। वो होटलों के हमारे छोटे ढाबे हैं चाय पकौड़ों के, जो बड़े रिसोर्ट है उनको तो इनने सबको प्रशासन ने छोड़ दिया, और हमारे छोटों पे गाज गिरी है, उन पे सील लगा दी, कमरों को सील लगा दी, मेन गेटों को सील लगा दी। हमारे परिवार भी वहाँ रहते, खुद भी रहते हैं, जमीन है वहाँ, तो 24 घंटा वहीं रहे। जो बड़े रिसोर्ट है उनका जो ड्राइवर टैक्सी वैक्सी है वो हमारे होटलों पे चाय पकौड़ी खाना खा ले उसमें रुक जाते हैं। बाकी 60-70 लाख की शादी तो बड़े रिसोर्टों में हो रही है। एक दिन की बुकिंग ही तो देसी ठाट की 70 लाख की है। उनको तो मात्र करके भाई एक ताला लगा कर कल शादी है, आज शादी है, 3-4 होटल बड़ी बड़ी है में, और वो सब चालू है, उनके नोटिस दिए न सील लगाई है। इनने तो हम जो 5-6 जो छोटे होटल वाले हैं उन पर सील लगा कर उन पर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर। अब हम तो जूली पार्टनर है, जूली की जमीन दिया ओवर फ्लू के पास, ये होटलों में सब में इनका देसी ठाट में भी है, ये ओवर फ्लू के साथ है, वो धुनी में होटल है उसके पास भी इसका है, इसमें भी है इसका, तो ये पार्टनर है। तो और बने भी ये सचेत जूली के टाइम के ही है। हम तो जो हमारे होटल है ये तो 50 साल पुराने हैं, 50 साल पहले के वाचिंदा हैं। अब ये जितने भी बड़े होटल बने सब जूली के टाइम के बने हुए हैं। अब बीजेपी की सरकार रहेगी, अब ये लड़ाई तो कांग्रेस से बीजेपी के, और वो गाज हम छोटे होटलों पर पड़ रही है। लड़ाई किसकी है? ये मंत्री की बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई आपस की, उसने जूली ने तो कांग्रेस का बनवा दिया, ये तुड़वा रहे हैं, और वो गाज हम छोटे जैसे होटल वाले हैं इन पे पड़ रही है। उधर जिला प्रशासन एवं नगर न्यास विकास द्वारा सिलीसेट क्षेत्र में अवैध होटलों पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। पूर्व अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 साल पहले इन होटलों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अधिकारियों ने इसे दबाए रखा। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर अवैध होटलों को बनने ही क्यों दिया जाता है, जबकि मोटी लागत लगने के बाद इनमें सैकड़ों लोग नौकरी कर रहे हैं। मिश्रा के अनुसार इस कार्रवाई से बेरोजगार बढ़ने के साथ अलवर के पर्यटन को भी नुकसान होगा, इसलिए प्रशासन को इन होटलों को नियमित कर इनके भूमि रूपांतरण का रास्ता निकालना चाहिए। सर, नगर विकास न्यास और जिला प्रशासन ने अब होटलों को सीज किया है, कार्रवाई की है, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है और माननीय उच्चतम न्यायालय का बहाना बना रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने तो 1 साल पहले इनको ऑर्डर दिए थे, तब से अब तक इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? तो इसमें अधिकारी कर्मचारी जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ संज्ञान होना चाहिए। ये लोगों से मैनेज करके और सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से गुमराह करने जा रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, बजाय इन होटल वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के, जिन्होंने 1 साल से कार्रवाई नहीं करी, पहले उन अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद माननीय न्यायालय जो आदेश दे उस पर अमल होगा। तो जब इतने बड़े होटल बनती है, कई सालों होटल बनने में लगते हैं, तो जब होटल बन रहे थे तभी क्यों नहीं रोका गया, क्यों इतना पैसा बर्बाद होने दिया? ये सब अधिकारियों का भ्रष्टाचार का खेल है। अपनी व्यवस्था करते हैं और सरकार को नुकसान करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान करते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है उसका नुकसान करते हैं। अब माननीय उच्चतम न्यायालय का डंडा आया तो भी इन्होंने साल भर तक गुमराह किया। अब ये दिखावे के लिए वहाँ छोटा मोटा किया, उसके बाद शाम को वहाँ फंक्शन हुए। तो मैं तो ये कहता हूँ, माननीय उच्चतम न्यायालय को पहले जो अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने 1 साल से न्यायालय के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं करी, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और माननीय व्यापारी बंधु भी अपनी जो होटलें रेगुलाइज नहीं है उनको रेगुलाइज कराएं, उनकी फाइल लगाएं और नियम अनुसार अपना व्यापार करें। सर, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी आपको लग रहा है? निश्चित बढ़ेगी। जो लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इतने लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, अब सब बेचारे बेरोजगार होंगे। पर्यटन पर कितना प्रभाव पड़ेगा?
पर्यटक वहाँ जाते हैं, अब उनको रुकने को जगह नहीं है, तो पर्यटक रात को रुकेगा नहीं है, तो फर्क तो पड़ेगा, पर्यटक कम हो जाएगा आने जाना। अब अलवर में तो बचा ही क्या, अलवर जिले में पर्यटन ही तो बचा है भाई। इंडस्ट्रियाँ तो सारी गई खैर तलती जा रहा है, वेरोड कोटपुतली एक MI छोटा सा बचा है। इसके अलावा अलवर के पास तो पर्यटन से इनकम है, सरिस्का से इनकम है, इन लोगों को इनको डेवलप करना चाहिए। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार SIR के नाम पर पंचायत और नगर निगम चुनाव को टालना चाहती है। इसके बाद सरकार OBC आरक्षण प्रक्रिया के नाम पर विलंब करेगी। मिश्रा के अनुसार पिछले 2 साल में सरकार ने विकास कार्य नहीं किए और चुनाव से बचने के लिए SIR का सहारा लिया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही है। ऊपर जो दिल्ली में रैली है, आपको लगता है कि SIR को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली 14 तारीख को होनी है, उसका फायदा देश की जनता को मिलेगा? SIR के ऊपर सरकार के ऊपर दबाव नहीं, SIR कर खा रहे हैं, ये तो केवल चुनाव को टालने के लिए SIR का बहाना बना रहे हैं। कर्मचारियों पर, BLOs पर, जो BLO है उन पर प्रेशर बना रहे हैं। कई BLO ने आत्महत्याएं कर ली, उनको सबऑर्डिनेट स्टाफ नहीं दे रहे। अब इनका है भाई SIR के बहाने अब राजस्थान में पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव और आगे किसका दिए। फिर ये कहेंगे साहब अभी तो जनगणना करा, OBC आरक्षण नहीं हुआ, अब पूरा साल 6 महीने OBC आरक्षण के बहाने खा जाएंगे। तो इनका चुनाव से लोग डरे हुए हैं, क्योंकि विकास इन्होंने कुछ कराया नहीं, इसलिए कभी SIR का बहाना, कभी जनगणना का बहाना, कभी कुछ बहाना, इस करके चुनाव को आगे खिसकाना चाहते हैं और कोई लेना देना नहीं। सर, आपको लग रहा है सरकार में सब ठीक है? अब सरकार में तो आपको पता है ना ठीक चल रहा है, क्या चल रहा है। सर, मंत्रिमंडल ही पूरा नहीं है। मंत्रिमंडल होगा भी नहीं पूरा। अभी सर चीफ सेक्रेटरी को बदला है, कभी अधिकारियों को बदलता है। अब देखिए, चीफ सेक्रेटरी को बदलना, अधिकारियों को बदलना, ये एक प्रशासन की, सरकार की एक अपनी कार्रवाई है, उसको ये लोग करें। लेकिन राजस्थान में सुशासन ला है, पिछले 2 साल से महसूस ही नहीं हो रहा है कि सरकार भी है। ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्रपति शासन लगा पड़ा प्रदेश में। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां विफल हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के CM पद पर रहते हुए डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने को लेकर आलोचना करते थे, लेकिन मोदी सरकार के शासनकाल में $1 की कीमत 90 रुपए पर पहुंच चुकी है। ऐसे में स्पष्ट है कि सरकार की आर्थिक नीतियां पूरी तरह फेल हैं। नेता प्रतिपक्ष जूली ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जिम्मेदार बताया है। पार हो गया है। कांग्रेस के समय में इनको 58 रुपए हमने डॉलर दिया था, और 58 रुपए का डॉलर था। तब ये लोग कहते थे कि जो जो डॉलर की कीमत बढ़ती है और रुपए की कीमत गिरती है, तो प्रधानमंत्री की कीमत जो है, इज्जत गिरती है। तो आज प्रधानमंत्री की इज्जत ही नहीं है जो गिर रही होगी। पूछना चाहता हूँ मैं, कांग्रेस का प्रधानमंत्री के समय में रुपए गिरे तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है, और बीजेपी के समय में अगर रुपए की कीमत गिरे तो फिर प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं गिरती। इसका मतलब ये है कि भाई प्रधानमंत्री की फिर इज्जत ही नहीं है क्या? सर, आपको लग रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है इस हिसाब से? चौपटे खत्म है, उद्योगपति मित्रों को फायदा दे रहे हैं, गरीब तो और गरीब होता जा रहा है। भाई 8.2 की GDP जो बता रहे हैं, कहाँ है वो ग्रोथ? तो ये इतनी ग्रोथ है तो फिर डॉलर क्यों बढ़ता जा रहा है, रुपया क्यों गिरता जा रहा है? सर, निर्यात पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, व्यापार बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो सबको नुकसान है, देश को नुकसान है, इनका तो दो को तो नुकसान है नहीं, बाकी पूरे देश को नुकसान है। सशस्त्र झंडा दिवस के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण विभाग की ओर से शुक्रवार को जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला सैनिक कल्याण विभाग अधिकारी शमशेर सिंह सिहाग की मौजूदगी में NCC कैडेट्स द्वारा यह रैली सैनिक कल्याण भवन से रवाना होकर शहीद स्मारक पहुंची। इसके जरिए आमजन को सशस्त्र झंडा दिवस के महत्व के अवगत करवाया गया। साथ ही देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों के योगदान को सम्मान देने का संदेश दिया। शहीद स्मारक पहुंचकर कैडेट्स और अधिकारियों ने शहीदों को नमन करते हुए उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान शमशेर सिंह सिहाग ने बताया कि सशस्त्र झंडों के वितरण के बाद प्राप्त होने वाली राशि पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके परिवार की समस्याओं के समाधान में उपयोग की जाती है। वहीं 7 दिसंबर को 77वां सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत सरकार के विभिन्न कार्यालय, स्कूल और कॉलेजों आदि में सेना के झंडे लगाए जाएंगे। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के लिए उसके बारे में बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये रैली निकाली है। इससे क्या है कि एक फ्लैग के डोनेट करने के लिए 10 रुपए, जिससे क्या है कि जो भी वॉर वीरोज, जो मार्टियर जो होते हैं, जो शहीद होते हैं, उनके परिवार वालों के उनके वेलफेयर के लिए ये
इकट्ठा किया जाता है और उनको दिया जाता है। ये रैली हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ऑफिस से लेकर के ये वीर स्थल तक चौराहे और उसके बाद में आगे सभी को संदेश देने के लिए कि आर्म फोर्सेज वाले इस फ्लैग इसको प्रोत्साहन दिया कहाँ उपलब्ध हो जाएंगे फ्लैग वगैरह? ये फ्लैग है, ये हम सभी डिपार्टमेंट्स में सभी कॉलेजेस को हर जगह का सभी लोगों को दे रहे हैं, जिससे क्या है कि वो फ्लैग लें और जो भी स्कैन करके अपना पैसा उसमें जमा कराएं, जो कि वॉर विडोज और जो भी मार्टियर्स जो हैं शहीद हुए उनके फैमिलीज को उनके वेलफेयर के लिए इकट्ठा किया जाए। आपका नाम है? मैं कर्नल शमशेर सिंह सिहाग, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अलवर। अलवर के दीवानजी का बाग स्कीम 10B में शुक्रवार रात करीब 8 बजे कपड़ों की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में दुकान में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लगभग 15 से 18 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। दुकान से धुआं और आग की लपटें उठते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बस्ती के बीच दुकान होने के कारण लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं मोहल्ले वासियों ने बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग काबू में नहीं आई। इसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया गया। तब तक दुकान में रखा लगभग पूरा सामान जल चुका था। अखेपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। दुकान संचालक अमर सिंह की पत्नी ज्योति जाटव पार्षद रही हैं। अमर सिंह ने बताया कि उन्होंने करीब 1 महीने पहले ही प्राइवेट बैंक से 15 लाख रुपए का लोन लेकर सूरत से नई साड़ियां और अन्य कपड़े मंगवाए थे। लोन की पहली किश्त तक जमा नहीं हुई है और उससे पहले ही दुकान जल गई। ऐसे में वे विलाप करते दिखाई दिए। पुलिस और स्थानीय लोग प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण मान रहे हैं। सर मामला ये है कि मोहल्ले वाला ने हमको फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी दुकान में आग लग रही है, तो हम वहाँ से भागा करके आए इतने घर से, तो यहाँ पर पूरे उसमें आग लगी पड़ी थी और तार उर सारे जल रहे थे, बिजली का शॉर्ट सर्किट हो रहा था। अच्छा। और सारे में फिर मोहल्ले वालों ने पानी लेकर आए तो आग भयंकर लगी पड़ी थी। किस चीज़ की दुकान है ये कपड़े की दुकान खोल रखी सर हमने। अच्छा। और अभी सर लोन लिया है मैंने, ये पहली EMI मेरी अभी गई है इसकी। अच्छा। HDFC बैंक से मैंने लोन लिया है। कितने का लोन लिया था आपने? लोन सर मैंने 15,65,000 का लिया। पहले मैं सूरत से भी माल लाया था। अच्छा। और सर मैं तो बर्बाद हो गया, मकान भी सारा खराब हो गया, सारा फूट गया मेरी किस्ती। तो मकान भी यही था क्या आपका? मकान तो रजिस्ट्रेशन में मेरा आगे थोड़ी सी आगे है सर। अच्छा। और बाकी के कपड़े की रेडीमेड कपड़े थे? नहीं सर, साड़ी पैंट शर्ट जो होते हैं। जिला मुख्यालय स्थित सरकारी अस्पतालों में जेब कतरे और चोर सक्रिय बने हुए हैं। सामान्य चिकित्सालय में मोबाइल पार होने और मरीजों के परिजन की जेब काटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसी क्रम में अलवर के शिशु अस्पताल में इलाज कराने आए व्यक्ति की जेब से पर्स चोरी हो गया। पीड़ित ने बताया कि पर्स में करीब 7,000 रुपए, ATM कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य जरूरी दस्तावेज थे। घटना अस्पताल परिसर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित घासोली निवासी साउन खान अपने पुत्र को यहां इंजेक्शन लगवाने आए थे। पर्ची कटवाने के बाद वे लाइन में खड़े थे और इसी दौरान 2 युवक उनके नजदीक आकर खड़े हो गए। खान ने बताया कि इंजेक्शन लगने के बाद जब उन्होंने जेब पर हाथ रखा तो पर्स गायब मिला। इसके बाद अस्पताल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को सूचना दी गई। वहीं CCTV फुटेज में सफेद शर्ट पहने युवक को साहुन खान की जेब से पर्स निकालकर भागते हुए स्पष्ट देखा गया है। घटना के बाद पीड़ित ने अस्पताल चौकी में शिकायत दी, जहां से उन्हें कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा गया है। मैं घासोली से आया था अपने बच्चे को दिखाने अलवर सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा। बच्चों वाली में, तो वहाँ में जैसे लाइन में लग रहा था इंजेक्शन लगवाने के लिए, इंजेक्शन लगना था बच्चे के। पीछे से 2 बंदे आए, सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी और वो मेरा पर्स निकाल के ले गए। भीड़ भाड़ थी थोड़ी वहाँ, तो पता नहीं चला। अब CCTV में उनको निकलवाया तो दिख रहे हैं उसमें निकालते हुए। हाँ जी, उसमें क्या था उसमें? 7,000 रुपये थे पर्स में। एक PNB का ATM है, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड है। बच्चे का क्या नाम है? सरफराज। कितनी उम्र है? 9 वर्ष है। तो क्या बीमारी है उनको? हार्ट में दिक्कत थी, जयपुर से इलाज चल रहा था उसका। यहाँ इंजेक्शन लगवाने आया था मैं, एक इंजेक्शन लगना था अलवर में उसका। कितनी देर पहले घटना है ये? 11:15 के समथिंग की घटना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पुरुष नसबंदी पखवाड़े का समापन शुक्रवार को शहर के एक निजी होटल में किया गया। डिप्टी CMHO डॉक्टर छबील कुमार ने बताया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पखवाड़ा मनाया गया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 21 से 27 नवंबर तक मोबाइलाइजेशन सप्ताह मना। साथ ही द्वितीय चरण के रूप में 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक सेवा वितरण सप्ताह मनाया गया। इसके दौरान योग्य लाभार्थियों को स्वास्थ्य केंद्रों पर सेवाएं उपलब्ध करवाई गई।
आज हमने जो पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 2025 का समापन समारोह के लिए हमने यहाँ पर सभी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको बुलाया है। ये पखवाड़ा दिनांक 21 नवंबर 2025 से स्टार्ट था और 4 दिसंबर को ये समाप्त हुआ है। इसका जो मेन थीम थी वो थी स्वास्थ्य एवं खुशहाल परिवार पुरुष सभ्यता से ही होगा सपने यह सपना साकार। इस थीम पर सारे स्टाफ ने हमारे काम किया है। तो आज जिन लोगों ने हमारे यहाँ पुरुष पखवाड़े के तहत जो पहले पखवाड़ा था उसमें हमें आईसी और तैयारियां करनी थी, सेकंड पखवाड़े में इनको सर्विस प्रोवाइड करनी थी, है ना, और वो अच्छी भली बातें की है। तो आज हमने उस जो पखवाड़ा किया है तो उसके लिए हमने तैयारियों से संबंधित धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए संबंधित स्टाफ को यहाँ पर बुलाया गया है। कुछ लोगों में भ्रांतियां होती है नसबंदी को लेके, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की कोई परेशानी होती है? इसमें पुरुष अगर नसबंदी की बात करें तो किसी प्रकार की कोई भी परेशानी इसमें नहीं आती। इवन महिला की नसबंदी करने से कई गुना ज्यादा आसान होती है। अगर पुरुष नसबंदी की जाए तो सबसे सेफ होती है और कम समय में होती है और आसान रहती है। किसी तरह का शरीर पर नहीं, कोई दुष्प्रभाव नहीं आता। केवल वो जो लोगों को जो भ्रांतियां हैं वो मानसिक रूप से बनी हुई है। इस तरह की फिजिकली कोई प्रॉब्लम आती नहीं। इनमें फेलियर भी होते हैं क्या? हाँ, कुछ केसेस में फेलियर हो जाता है कि रिकेनलाइजेशन हो जाता है तो उसमें फेलियर की संभावना बनती है। तो बहुत कम चांसेस में होता है, रेयर चांसेस में होता है। आपका नाम और पद? डॉक्टर छबिल कुमार, डिप्टी सीएमएचओ परिवार कल्याण अलवर। उधर सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि पुरुष नसबंदी को लेकर समाज में फैली अफवाहें पूरी तरह गलत और निराधार हैं। यह एक सरल सुरक्षित प्रक्रिया है जिसमें किसी बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने उपस्थित लोगों की नसबंदी से जुड़ी शंकाओं का समाधान भी किया। देखिए सर, जो पुरुष नसबंदी पखवाड़ा है आज उसका समापन और रिव्यू मीटिंग है। तो वैसे तो सभी कार्यों में ये देखा जाता है कि जो पुरुष है वो ज्यादा आगे है और महिलाओं से बराबरी की बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो पुरुष नसबंदी में है उसमें पुरुष काफी पीछे है और वह जो नसबंदी का कार्य मूलतः महिलाओं के द्वारा ही किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत जन जागृति की जरूरत है, पुरुषों को आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पुरुष नसबंदी है वह अभी एनएसवी मेथड से होती है जिसमें कि ना के बराबर चीरा लगाया जाता है, किसी भी तरह का कोई टाका नहीं लगता है और उसको आराम की भी कम जरूरत होती है और तो उसको किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी या किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो गाँव में जो ये भ्रांति है कि पुरुष नसबंदी के बाद पुरुष की शक्ति कम हो जाती है या उसको कोई और दिक्कतें आती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज हमने जो ये समापन समारोह किया है उसमें आशा सहयोगिनियों को, एएनएम और फील्ड स्टाफ को इसीलिए बुलाया है कि यह कार्य ज्यादा से ज्यादा कोई भी जो उनकी मीटिंग हो, सास बहू सम्मेलन हो, उन सभी में इसकी जानकारी ग्रामीणों को दे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पुरुष नसबंदी कराई जाए। अलवर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव 6 दिसंबर को विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करेंगे। जानकारी के अनुसार वे सुबह 9 बजे बूढ़ी बावल गौशाला और 9:15 बजे पीएससी का लोकार्पण करेंगे, साथ ही एम्बुलेंस को रवाना करेंगे। बाद में किशनगढ़ बाईपास, मोठूका चौक पर बस स्टैंड का शुभारंभ और ग्राम बम्बोरा पंडित दीनदयाल भवन का लोकार्पण आदि के कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा वे स्थानीय लोगों से उनकी समस्याएं भी जानेंगे। अलवर बार एसोसिएशन चुनाव में शक्ति प्रदर्शन नजर आ रहा है। वहीं अध्यक्ष पद के दावेदार एडवोकेट अभिमन्यु सिंह ने बड़ी संख्या में समर्थक वकीलों के साथ औपचारिक रूप से नामांकन दाखिल किया। सिंह ने इस मौके पर अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर आवंटन, बार में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और महिला अधिवक्ताओं के लिए मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता बताया। इस दौरान नारे भी लगाए गए। 160 से अधिक अधिवक्ता उनके साथ मौजूद रहे। इनमें एडवोकेट सरदार तारा सिंह, रोहिताज सिंह चौहान, उदय सिंह राठौर, धौलाराम गुर्जर, रामनिवास सैनी, अयूब खान, योगेश भेड़ी और CK धामानी आदि शामिल थे। 12 दिसंबर को होने वाले मतदान में 1861 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर नई कार्यकारिणी का चयन करेंगे। मैं CK धामानी एडवोकेट, जैसा कि आपको विदित है कि हमेशा से अलवर बार में वही चेहरे रिपीट किए जा रहे हैं। अब की बार नया चेहरा अभिमन्यु सिंह जी एडवोकेट ने बार अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन किया है। मैं चाहता हूं और हर अधिवक्ता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके नए चेहरे श्री अभिमन्यु सिंह को विजयी श्री दिलाते हुए बार का उत्थान किया जाए। मैं अभिमन्यु सिंह चौहान, आज मैंने जिला विभाजन संघ के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन भरा। मेरी प्राथमिकता ये है कि सर्वप्रथम तो जो बार के जो अधिवक्ताओं के जो चैम्बर्स हैं उनके अलॉटमेंट की प्रक्रिया को तेज गति से
कंप्लीट कराकर चैम्बरों का अलॉटमेंट कराना। दूसरा, हमारे यहाँ महिला अधिवक्ता हैं, उनके लिए यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उन सुविधाओं की पूर्ति करना। कोर्ट के अंदर स्वच्छता और स्वच्छ माहौल का निर्माण करना। साथ ही हमारे साथी अधिवक्ताओं के बीच में जो प्रतिस्पर्धा का जो माहौल है, उसको सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसकी प्राथमिकता देना ही मेरा उद्देश्य है। इसीलिए मैंने इस नामांकन को भर के और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्तियों को मैं करना चाहता हूँ। उधर 11 पदों के लिए बार एसोसिएशन मतदान 12 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। शुक्रवार को नामांकन भरे गए हैं, वहीं शनिवार को नामांकन वापसी का दिन रहेगा। के लिए 2 ने नामांकन किया अभी तक, उपाध्यक्ष के लिए 4 और सचिव के लिए 3, कोषाध्यक्ष के लिए 2, कोषाध्यक्ष के लिए 6, पुस्तकालय सचिव के लिए 2, संयुक्त सचिव के लिए 5 और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 9 नामांकन अभी तक। कितने पदों पर किए जाते? 11, मतलब 5 कार्यकारिणी और 6 पदाधिकारी। कुल मत कितने हैं सर अपने यहाँ? कुल मत है 1858। कब डालेंगे वोट, क्या टाइम टेबल रहेगा? ये मतदान होगा 12 तारीख को सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे। स्टेट रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने शुक्रवार को अलवर बस स्टैंड पर बैठक की। इस दौरान पेंशन और बकाया परिलाभ सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सचिव गंगाराम शर्मा ने बताया कि पेंशन राशि बढ़ाने की मांग पर 10 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही बकाया भत्ते के भुगतान को लेकर भी आंदोलन किया जाएगा। आज हमारी मीटिंग का मुख्य मुद्दा, हमें जो EPS 95 की पेंशन मिलती है वो बहुत ही कम मिलती है, नामात्र मिलती है। हमारा पैसा जमा हुआ है, लाखों जमा हुआ है पैसा हमारा। हमने 40 साल सेवा की है देश की, निगम की, फिर भी हमें पेंशन मिलती है मात्र 1000 रुपये मिनिमम। ये मुद्दा 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन जो मोदी सरकार है वो कतई नहीं बढ़ा रही है। हम 78 लाख लोग ऐसे हैं जो बुढ़ापा बड़े कष्ट में जीवन जी रहे हैं। अभी इस संबंध में हमारा निर्णय हुआ है कि 10 तारीख को अब जंतर मंतर पर यहाँ से करीब 50 लोग जाएंगे, वहाँ धरना देंगे और हमारी पेंशन बढ़ेगी EPS की। इसका ये मुख्य मुद्दा रहेगा हमारा। दूसरा ये, जो पिछले दिनों भजनलाल सरकार ने निगम, बोर्ड, स्वच्छता संस्थाएं, विश्वविद्यालय, मंडल, इनमें जो OPS थी उनको जो बंद करने का ऑर्डर किया था, इस संबंध में हमने 18 नवंबर को जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना दिया। करीब 5000 लोग थे। तो सरकार को तुरंत समझ में आया कि इनकी शक्ति बहुत बड़ी है, उन्होंने वो अपना ऑर्डर विड्रा किया। ये एक बहुत बड़ी जीत हुई हमारी। अब हम लड़ रहे हैं, हमारा और टाइम काफी बाकी पड़ा है 57 में सही, उसके ये है हमारे GS बाकी पड़े हैं। और जिन लोगों को ग्रेजुएटी का भुगतान 3-3, 4-7 साल बाद मिला था। अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज द्वारा देवखेड़ा महात्मा गांधी विद्यालय एवं खुदनपुरी राजकीय मिडिल स्कूल में जन सहयोग से स्वेटर वितरण किया गया। यह संस्था RDNC मित्तल फाउंडेशन द्वारा संचालित है। संचालक आरुषि मित्तल की पहल पर इन विद्यालयों में करीब 360 स्वेटर का वितरण हुआ। वहीं मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर SC मित्तल ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष स्वेटर वितरित किए जाते हैं। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अमृता ने भी इस बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में देवखेड़ा प्रिंसिपल कृष्णा मीणा, खुदनपुरी स्कूल से विजेंद्र सिंह और स्टाफ सदस्यों सहित सुशीला, अंजलि, आरती, अमृता और नफीस आदि की मौजूदगी रही। अलवर नगर विकास न्यास में निर्माण कार्यों का नियमित भुगतान नहीं होने से ठेकेदारों में नाराजगी व्याप्त है। ठेकेदारों का कहना है कि अनुबंध में स्पष्ट तौर पर मासिक भुगतान का प्रावधान है, इसके बावजूद उनके बिलों को लंबे समय तक पेंडिंग रखा जाता है। ऐसे में समय पर भुगतान नहीं मिलने से ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने 3 दिन में भुगतान नहीं मिलने पर विकास कार्यों को बंद करने की चेतावनी दी है। मैं घासीराम कॉन्ट्रैक्टर UIT का लगभग 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। अब इस वक्त ऐसा माहौल बना हुआ है कि भुगतान बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। महीना 20-20 दिन से फाइलें पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भुगतान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। तो क्या ज्ञापन दिया आपने, क्या कहा है? ज्ञापन दिया है सचिव महोदय को और उन्होंने आश्वासन दिया है हम देखते हैं, आप लिख के दो, ये करो वो करो, तो लिख के देते हैं उनको। अपना अपना लेटर हेड पे सारे कामों के भुगतान जितने भी वो लोग जल्दी शीघ्र करो। विजेंद्र चौधरी, ठेकेदार UIT। हमारे UIT में दीपावली से
करीब 1 महीने पहले से कोई भुगतान अभी तक ठेकेदारों का नहीं हुआ है। ठेकेदारों के कई करोड़ रुपए बाकी हैं। हम आज सचिव महोदया से मिले थे, उन्होंने कहा है कि आप अपने अपने लेटर हेड पे अलग अलग लिख के दीजिए, वो भी हम करेंगे। लेकिन अगर भुगतान नहीं हुआ तो 3 दिन में हम काम बंद करने के बारे में भी सोच सकते हैं। ये हमारे सभी यूआईटी ठेकेदारों ने बैठ के, और कितने ठेकेदार हैं? लगभग 20-25 ठेकेदार हैं जिनका भुगतान रुका हुआ है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं भिवाड़ी की, जहां जयपुर रेंज के पुलिस महानिदेशक जी राघवेंद्र सुहास ने क्राइम मीटिंग आयोजित की। इस दौरान जिले की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर एसपी प्रशांत किरण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू सहित अन्य अधिकारी और सभी थानाधिकारी उपस्थित रहे। आईजी ने विभिन्न थानों की कार्यप्रणाली, अपराधों की रोकथाम और त्वरित कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बढ़ते औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी, अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई और जनता के साथ बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए कहा गया है। और वहीं भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने जयपुर रेंज आईजी और एसपी का स्वागत किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा और पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने आईजी राघवेंद्र सुहास और भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण का अभिनंदन किया। बीएमए अध्यक्ष ने भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की कानून व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समस्याओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता से अवगत करवाया।
आईजी ने आश्वस्त किया कि क्षेत्र में पुलिस नफरी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने उद्योगपतियों से भी पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी। इस अवसर पर मानद सचिव जीएल स्वामी, कोषाध्यक्ष नरेश कुमार गोयल, उप कोषाध्यक्ष गोविंद गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलवीर चौधरी, गोविंद चांदना, रणधीर सिंह और राजबीर सिंह आदि मौजूद रहे। मौसम में हुए बदलाव के मध्य सर्दी बढ़ने के साथ ही मालाखेड़ा सीएससी में जच्चा बच्चा वार्ड को लेकर विशेष व्यवस्था की जा रही है। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि पुराना अस्पताल भवन जर्जर हाल था। ऐसे में नए वार्ड में जच्चा बच्चा वार्ड और लेबर रूम शिफ्ट किया गया है। साथ ही नए भवन के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। स्टेट हाईवे 44 मालाखेड़ा का रेलवे फाटक संख्या 128 बार बार बंद होने से आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ स्वीकृत रेलवे ओवरब्रिज का काम बेहद सुस्त रफ्तार से चल रहा है। रेलवे फाटक से होकर लक्ष्मणगढ़, खेड़ली और राजगढ़ सहित सैकड़ों गांवों के लोगों का आना जाना रहता है। वहीं जयपुर की ओर से आने वाले बड़े वाहन भी इसी सड़क मार्ग से होकर गुजरते हैं। फाटक बंद होने की स्थिति में सुभाष चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक जाम लग जाता है। गौरतलब है कि कई सांसद बदल गए लेकिन ओवरब्रिज अब तक नहीं बन पाया है। अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर उमरैन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सेक्टर 2 की मासिक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान महिला पर्यवेक्षक निधि द्वारा सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक रिपोर्ट ली गई। बैठक में अकबरपुर, खेड़का, कालीखोल, साहुड़ी, धवाला, रिसाला का बास और लालपुरा आदि की कार्यकर्ता मौजूद रही। बैठक में योजनाओं पर अमल और रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया आदि को लेकर चर्चा हुई। साथ ही प्रगति की जानकारी दी गई। आज हमारी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर ने मासिक मीटिंग दी है। इस मीटिंग में हम हमारी सारी रिपोर्टों को बनाकर लाते हैं और हमारी एलएस दीदी को देते हैं और एलएस दीदी हमें इस मीटिंग में अनुशासित रहना सिखाती है और किस तरह से कौन सी रिपोर्ट बनानी होती है वो सिखाती है और आंगनवाड़ी के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी सारी जानकारियां देती है और उन्हें ढंग से फील्ड में लागू करने के लिए सख्त निर्देश भी देती हैं और जो हमारी जो सेवाएं दी जा रही हैं उनके बारे में हमसे पूछती हैं और अगर कोई कमी रह जाती है तो उनको वो पूरा कराती है। सिलीसेट झील और पाल के पास इन दिनों धूप का लुत्फ लेते मगरमच्छ देखे जा सकते हैं। ऐसे में यहाँ लोगों का जमावड़ा भी लगा रहता है। इस जगह पानी से भरा गहरा गड्ढा मौजूद है जो विशाल मगरमच्छों का स्थान है। सर्दी के चलते वे धूप सेकने पानी से बाहर निकल आते हैं। पर्यटक भी यहाँ फोटो लेते देखे नजर आते हैं। अकबरपुर रेंज के वन कर्मी भीम सिंह ने बताया कि सिलीसेड़ झील और बांध की पाल के समीप बड़ी संख्या में मगरमच्छ मौजूद हैं। इनकी लंबाई करीब 8 से 9 फुट है और मगरमच्छों के भोजन के लिए मछलियां भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। अकबरपुर कस्बे में घरों तक पहुंचती नल कनेक्शन की लाइन जगह जगह से टूटने से सड़क पर पानी भर जाता है। ऐसे में सरकारी विद्यालय के सामने पानी भरने से बच्चों का आना जाना मुश्किल हो गया है। स्कूल जाते समय अक्सर विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग इस स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहा। गवर्नमेंट का आगे ये जो रोड पर पानी बह रहा है, गिरने की आशंका है, कोई भी गिर सकता है। सिर्फ मोटरसाइकिल वगैरह काफ़ी दिन से कम से कम 15 महीना भर हो गया इसको ऐसे पड़ा है, कोई कहता नहीं कुछ भी। किस चीज़ का गड्ढा है? ये पाइपलाइन है नल की, ये सही नहीं करते। तेजारा के ग्राम जलालपुर में नेत्र जांच शिविर एवं जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। कैंप के संयोजक अखिलेश यादव, आयोजनकर्ता विक्रम सिंह गुर्जर एवं सुभाष ने बताया कि डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल और रिलैक्सो फाउंडेशन ने ये कैंप लगाया। इस दौरान आंखों की जांच कर चश्मे भी वितरित किए गए। साथ ही विशेषज्ञों ने आंखों में होने वाली बीमारियों और देखभाल की जानकारी देकर जागरूक बनाया। पटवार संघ नौगांवा की नवीन कार्यकारिणी गठित की गई है। इसमें हरिओम सिंह अध्यक्ष चुने गए हैं। शुक्रवार को नौगांवा तहसील में यह चुनाव निर्वाचन अधिकारी अरविंद दीक्षित एवं दीपक सैनी द्वारा करवाए गए। इस दौरान सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन किया गया। अध्यक्ष हरिओम सिंह के अलावा राजीव मीणा उपाध्यक्ष, संतोष कसाना मंत्री, अक्षय कुमार शर्मा कोषाध्यक्ष, दीपक जाटव संगठन मंत्री एवं इकबाल हुसैन को संयुक्त मंत्री पद पर चुना गया। साथ ही दीपक मीणा एवं शोभा कुमारी को सलाहकार नियुक्त किया गया है। नए पदाधिकारियों ने शपथ ली और मिठाइयां भी वितरित की गई। आज रोज उपशाखा नौगांव में पटवार संघ अध्यक्ष के चुनाव कराए गए, जिसमें अध्यक्ष पद नवीन कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्रीमान हमारे हरिओम सिंह जी को बनाया गया और इनको शपथ दिलाई गई। और अब खबर बड़ौदा में से, जहां पुलिस ने गुरुवार देर शाम कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। इसका मुख्य उद्देश्य अपराधियों में भय पैदा करना और आमजन में सुरक्षा का विश्वास जगाना था। थानाधिकारी मोहन सिंह ने कस्बे के नागरिकों और व्यापारियों से पुलिस का सहयोग करने की भी अपील की। साथ ही कहा
कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल दी जाए। साथ ही व्यापारियों से उनके वाहनों को सही ढंग से पार्क करने का आग्रह किया गया। इससे आवाजाही में बाधा पैदा नहीं होगी। भाजपा नेता डॉक्टर मोहित जसवंत यादव ने बहरोड क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और आम जन से संवाद किया। वे जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा झंडा दिवस के उपलक्ष्य में बहरोड स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने देश के वीर सैनिकों और उनके पटवारों के प्रति सम्मान प्रकट किया। इसके बाद वे धर्मचंद गांधी जैन महाविद्यालय पहुंचे, जहां विकास समिति की बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर क्षेत्र में शिक्षा, सड़क, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर विचार किया गया। इसके अलावा गंडाला स्थित सती माता निहाली देवी मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में गांव के विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ की राशि देने का ऐलान हुआ। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव की अनुशंसा पर यह घोषणा की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग में अलवर जिले के जयसिंह जाटव को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऐसे में प्रांतीय उपाध्यक्ष जाटव का स्वागत हुआ। साथ ही कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश का आभार जताया। उधर जयसिंह के अनुसार वे संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने अपनी नियुक्ति पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एवं एससी विभाग प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश को धन्यवाद दिया है। वे पार्टी में कई दायित्व संभाल चुके हैं। उधर प्रदेश उपाध्यक्ष जाटव ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। साथ ही भाजपा संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि दलितों के हित और सम्मान के लिए संघर्ष किया जाए। पोस्ट में आपको प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आलाकमान, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता आदरणीय भगवत जितेंद्र सिंह जी, टीकाराम जूली जी और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पाल गुर्जर साहब और प्रदेश एससी प्रकोष्ठ के चेयरमैन आदरणीय ममता भूपेश जी के नेतृत्व में मुझे जो जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस में, मैं अपनी ईमानदारी और निष्ठापूर्ण तरीके से कांग्रेस में शुरू से काम करता आया हूँ और काम करता रहा हूँ। मैं 1993 से कांग्रेस पार्टी में एक बूथ लेवल का काम से मैंने कांग्रेस में काम करना शुरू किया, जिसके तहत मैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष रहा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पीसीसी का मेंबर रहा, अलवर जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष रहा और आज जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा मेरी ओर से, मेरे कार्यकर्ताओं की ओर से जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं कांग्रेस पार्टी को संगठन के रूप में अच्छे मजबूत करने का काम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी अच्छा संकेत लेकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को लेकर एससी प्रकोष्ठ को मजबूत करने के काम करूंगा और हमारे आला कमान के नेताओं के हाथ मजबूत करने का काम करूंगा, कांग्रेस को मजबूत करने का। सर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एससी एसटी पे लगातार हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कई बार मुद्दे को विधानसभा में भी उठाते हैं, लेकिन हालात में कोई ज़्यादा सुधार नहीं है। अब आप पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं प्रकोष्ठ के, क्या कहना चाहिए? ये तो आप देख रहे हो कि राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने उसमें कहा था कि मैं इस देश में हिंदूवादी संगठनों के साथ कभी भी मैं समझौता नहीं करूंगा और उन्होंने इस ईर्षा को देखते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आज ये हालात जो देख रहे हैं, आम आदमी पे, दलितों पे, महिलाओं पे, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये तो आपके सामने है। ये तो पूरे देश में संविधान को ही खत्म करना चाह रहे हैं। इनकी मंशा थी पहले, जो इनका नारा था कि हम 400 पार लेके आएंगे। आपने देखे इनके सांसद जो प्रत्याशी थे, उनके जो मंचों से जो भाषण थे, उन्होंने कहा था कि 400 पार का मतलब है कि हम हिंदुस्तान में संविधान को खत्म करेंगे। संविधान को खत्म करेंगे तो हम लोगों को कमजोर करने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको अधिकार दिए थे, उन अधिकारों का हनन करने का काम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। महिला को झांसा देकर भतीजे ने 15 लाख रुपए और 14 तोला सोना चांदी के पार कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। शातिरों ने चुराया लाखों के तेजाब से भरा टैंकर, पुलिस ने पुनहाना से बरामद कर एक को दबोचा। गोल्ड मेडलिस्ट बालिका पहलवान के व्यथित पिता ने लौटाए गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट,
जाजोदा गांव की निकिता को स्टेट टूर्नामेंट में भागीदारी से रोकने के हैं आरोप। और जन सुनवाई के लिए सर्किट हाउस में लगा जमावड़ा, वन मंत्री के सामने बिजली, पानी और तबादलों सहित सुनाए कई दुखड़े। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।